हेलो दोस्तों, CS वाला ट्यूटोरियल के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा अभी हाल ही में हमने 12th की कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट किया था। उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और इस चैप्टर में हमने लगभग सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो कर दिया है, डेडिकेटेड वीडियो कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया है, कोई डेफिनेशन नहीं पता या फिर A to Z पॉइंट मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। सारे डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल, सारे डिफरेंस, हर चीज़ आपको पता चलने वाली है इस वीडियो के अंदर। मगर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पुराने ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ट्यूटोरियल सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, मगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोग्राम की परिभाषा होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, यानी कि निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। अब ये निर्देश क्या होता है? तो दोस्तों, निर्देशों को कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग कमांड बोलते हैं। अब आप कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कमांड के बेसिस पर, निर्देशों के आधार पर। जो हमारा कंप्यूटर होता है ये निर्देशों के आधार पर ही तो कार्य करता है। अगर आपको कंप्यूटर पर कोई कार्य कराना होता है तो आप कैसे कार्य कराते हैं? आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो यूजर जो डेटा को इनपुट करता है कंप्यूटर में, वो एज अ कमांड, एज अ निर्देश इनपुट होता है। फिर बाद में कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर यूजर को आउटपुट दे देता है। तो बात करें प्रोग्राम क्या होता है, तो दोस्तों प्रोग्राम की परिभाषा होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, यानी कि जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम लगातार कमांड देते रहते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, तो इस तरीके से जब हम बहुत सारे कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो कमांड एज अ प्रोग्राम, यानी कि कमांड जो होते हैं वो एज अ प्रोग्राम एक्ट करते हैं, काम करते हैं। तो उन्हीं कमांड्स के सेट को हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्राम बोलते हैं। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपने कंप्यूटर को एक कमांड दी, तो वो एक कमांड हो गई, यानी कि एक निर्देश हो गया। तो निर्देशों का जो समूह होता है, यानी कि बहुत सारे कमांड जब आप कंप्यूटर को देते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है। और इसी तरीके से जब बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं तो वो प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उसी को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। फिलहाल आज के लिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और इसका कार्य क्या होता है? तो ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कंप्यूटर में लगे हुए समस्त हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को बताते हैं कि किस हार्डवेयर को कौन सा कार्य कब और कैसे करना है, यानी कि हार्डवेयर को निर्देश देने का कार्य करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कार्य करता है उसको आप फील कर सकते हैं, बाकी आप सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जैसे आपकी बॉडी होती है, जैसे हमारा शरीर होता है, तो जो हमारा शरीर होता है ये पूरा का पूरा एक हार्डवेयर होता है, और हमारे हार्डवेयर में, हमारे शरीर में जो आत्मा होती है वो सॉफ्टवेयर होती है, या कहें तो जो हमारा दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो आप उसको देख नहीं सकते, जो हमारे शरीर में आत्मा है वो आपको दिखाई नहीं देगी, तो वही सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, कि आप उसको देख नहीं सकते और उसी से सारे कार्य होते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करते हैं, यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर उसको निर्देश देता है, उसको कमांड देता है कि भाई तू ये काम कर ले, तुम ये काम कर लो। तो इस तरीके से निर्देशों के बेसिस पर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को ऑपरेट करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है,
जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, मस्तिष्क जो हमारा माइंड होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है हाथ पैर को, कान को, आँख को, जो सारे के सारे बॉडी पार्ट हैं इनको कंट्रोल और ऑपरेट करने का काम हमारा माइंड करता है। माइंड इंस्ट्रक्शन देगा तभी हमारा हाथ पैर हिलेगा, मुंह चलेगा, कान सुनेंगे, आंखें देखेंगी। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जब सॉफ्टवेयर कमांड देता है तब कंप्यूटर के हार्डवेयर कार्य करते हैं। और अगर बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, ये किस पर्पज़ से डिज़ाइन किए जाते हैं, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का सिंपल सा मोटो होता है, या तो वो यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा करता है या तो कंप्यूटर में लगे हुए जो सारे हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल और ऑपरेट करने का कार्य करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें टाइप की, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम बात करें मेनली सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, तो दोस्तों मेनली सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये दोस्तों लगभग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिमिलर होता है, सामान्य होता है। तो इसीलिए जब बात करते हैं मुख्य सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, तो वहाँ पर 2 ही सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार होते हैं, एक सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन। तो चलिए दोस्तों इन सभी के बारे में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत आसान सी परिभाषा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका निर्माण किया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो CPU है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, स्पीकर है, प्लॉटर है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जितने भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं, तो उन सबको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, इट मीन्स कैसे नियंत्रण करना है और कैसे उसको चलाना है। तो इन सबको ऑपरेट करने, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम मान सकते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अपने कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं, जब आप CPU का पावर बटन दबाते हैं, तो दोस्तों पावर बटन दबाने के बाद क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके जो हार्डवेयर लगे होते हैं उनमें करंट को, पावर सप्लाई को इनपुट कर देते हैं, उनमें प्रोग्राम्स को लोड कर देते हैं ताकि वो प्रोग्राम अपना स्टार्ट करे और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होना चालू हो जाए। तो जैसे आप CPU की पावर बटन दबाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जाता है हमारे CPU में। अब CPU क्या करता है, CPU सारे हार्डवेयर को एक्टिवेट करने के लिए उनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को लोड कर देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देता है और आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है। तो कंप्यूटर के प्रारंभन क्रियान्वयन के लिए, यानी कि कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर जो एक्टिविटी करनी होती है ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, जो भी काम होता है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रारंभिक क्रियान्वयन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उत्तरदायी होते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये जिम्मेदारी होती है कि जब यूज़र कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करें और यूज़र के लिए एक अच्छा सा इंटरफेस प्रोवाइड करें, कंप्यूटर को स्टार्ट करें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीनों टाइप्स के बारे में, जानते हैं कि सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम सपोर्ट क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स को ऑपरेट करने, उसको कंट्रोल करने के पर्पज़ से डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि इनको इसलिए बनाया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। और इसके अलावा सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक और कार्य होता है कि यूज़र जब अलग अलग सॉफ्टवेयरों पर कार्य करता है तो उस पर कार्य करने के लिए कुछ छोटी मोटी सेवाएं प्रदान करनी होती हैं, तो उन सेवाओं को प्रदान करने का कार्य सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि ये सभी हार्डवेयरों को कंट्रोल करता है, उसको ऑपरेट करता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जांपल के बारे में, तो दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस पर तो हम अगला चैप्टर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर कंप्यूटर यूज़र अपना कार्य करता है।
तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब बात है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो इसका मुख्य कार्य होता है कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। और अगर बात करें इसकी एग्जांपल की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि हमारा सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को कस्टमाइज करना, उसको एनालाइज करना और उसको मेंटेन करना जैसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। अब सिस्टम को कस्टमाइज कैसे करते हैं? तो जैसे सिस्टम में हम लोग काफ़ी सारी एडिटिंग वगैरह करते रहते हैं, आपको पता होगा, जैसे उसमें गैजेट्स ऐड करना, इसके अलावा उसको पर्सनलाइज करने के लिए उसमें हम लोग स्क्रीन सेवर लगाते हैं, वॉलपेपर्स लगाते हैं, या फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, कीबोर्ड माउस में एडिटिंग करते हैं, पॉइंटर्स में एडिटिंग करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो काम करने के लिए हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य यही होता है कि कंप्यूटर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके तीसरे टाइप के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीसरे टाइप के बारे में, जो कि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है पुराने सॉफ्टवेयर का यूज करके नए सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए। यानी कि दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उनकी सहायता से नए सॉफ्टवेयरों का निर्माण कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं पुराने सॉफ्टवेयर की सहायता से। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा भाषा अनुवादक प्रोग्राम। और भाषा अनुवादक प्रोग्राम को अंग्रेजी में हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा लिंकर और लोडर, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का। तो इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम लोग नए सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं इन तीनों का। तो अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल और ऑपरेट करता है और कंप्यूटर के प्रारंभिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने से उसको बंद होने तक जो जिम्मेदारी रहती है सॉफ्टवेयर की, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, तो टाइप इसके 3 होते हैं: सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। और बात करें सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें दूसरे टाइप के बारे में, जो कि हमारे सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को कस्टमाइज, एनालाइज और मेंटेन करने का कार्य करते हैं। और अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो तीसरा टाइप था जो कि था सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में पुराने सॉफ्टवेयरों की सहायता से नए सॉफ्टवेयरों का निर्माण करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, यानी कि भाषा अनुवादक प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा लिंकर और लोडर है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमारा दूसरा टाइप है सॉफ्टवेयर का, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत आसान सी परिभाषा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जो डिज़ाइन करे जाते हैं यूज़र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी कि यूज़र की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा के बारे में, इसकी एक डेफिनेशन के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की आवश्यकताओं को, यूज़र की समस्याओं को कंप्यूटर पर सॉल्व करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल यूज़र करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जैसे यूज़र को कोई कार्य करना होता है, अपना खुद का कोई कार्य करना होता है, तो वो अपना कार्य कंप्यूटर की सहायता से कैसे कर सकता है। तो ये करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर पर करता है, उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
जैसे हम लोग अपने कॉलेज में नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के लिए हम लोग कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब यही काम अगर आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं तो कंप्यूटर पर क्या होता है, कंप्यूटर पर एक नोटपैड नाम का सॉफ्टवेयर मिल जाता है जहाँ पर आप टाइपिंग करके कंप्यूटर पर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्डपैड है, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, MS एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा कोरल ड्रा है। इतने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में भर भर कर मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर नाम लेने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। टेक्स्ट एडिटर का मीनिंग होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। इसके अलावा जैसे हमारा फ़ोटो एडिटर होता है, तो फोटो एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। जैसे हमारा कोरल ड्रा है, पिक्सल लैब है, MS पेंट है। इसके अलावा दोस्तों जैसे वीडियो एडिटर्स होते हैं, तो वीडियो एडिटर उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जहाँ पर हम अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। जैसे हमारा काइनमास्टर है, पावर डायरेक्टर है, फिल्मोरा है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं वेब ब्राउज़र्स के बारे में। तो वेब ब्राउज़र हम उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जहाँ पर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो इस तरीके से भर भर का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनाकर तैयार करूँ तो ये वीडियो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में बोले तो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सामान्य पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल यूज़र छोटे मोटे कामों को पूरा करने के लिए करता है। कहने का सेंस ये है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र कई तरीके के छोटे मोटे कार्य कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा MS वर्ड होता है। MS वर्ड पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप काफ़ी तरीके के कार्य कर सकते हैं उसको हम एक नॉर्मल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्पेशल टाइप का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जहाँ पर हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप सिर्फ पेंटिंग का कार्य कर सकते हैं, वहाँ पर आप फ़ोटो बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे वीडियो एडिटर होता है, तो वीडियो एडिटर एक स्पेशल टाइप होता है या कहे तो एक विशेष उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप स्पेसिफिक कार्य कर सकते हैं, कोई गिना चुना कार्य कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जहाँ पर हम काफ़ी तरीके के कार्य कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर के तीसरे टाइप के बारे में, जो कि था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं या कंप्यूटर को कुछ एडवांस बनाते हैं, उसमें कुछ फीचर्स को इन्हेंस कर देते हैं या फिर कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करके कंप्यूटर को और ज़्यादा कार्य को करने में कंप्यूटर को कैपेबल बनाते हैं, कंप्यूटर को सक्षम बनाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें इसकी परिभाषा की तो ये शायद आपको समझ में ना आई हो, फिर भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। मतलब कि अगर वो काम कंप्यूटर में ना हो तो भी हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन अगर ये काम हो जाते हैं तो हमारा कंप्यूटर कुछ इन्हेंस हो जाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाएंगे और उसमें कुछ लेवलअप हो जाएगा। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो भी कंप्यूटर को कोई आवश्यकता नहीं है। इनके ना होने पर भी कंप्यूटर में कोई इशू नहीं है। तो आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे हमारे बैकअप प्रोग्राम हैं, क्लीनर्स होते हैं, इसके अलावा फाइल मैनेजर है, एंटीवायरस है, वेब ब्राउज़र्स हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मानते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ जाए।
तो बात करते हैं इसकी मेन एग्जांपल के बारे में, जो कि इसका मेन एग्जांपल एक एंटीवायरस होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। तो चलिए इन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर में आपके वायरस नहीं आएंगे। ये कंप्यूटर के लिए एक फीचर को इन्हेंस कर देता है, वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता है, या कह सकते हैं कि वायरस को डिलीट करता है आपके कंप्यूटर से। तो अगर आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपके कंप्यूटर को कोई खतरा नहीं है, आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर पर यूज करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। अच्छा, इसके बाद में बात कर लेते हैं इसका दूसरा जो मेन एग्जांपल, जो कि है वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है आपको पता होगा। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस तरीके से भर कर आपको वेब ब्राउज़र्स मिल जाएंगे जिनको आप अपने कंप्यूटर पर यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर आप वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर में एक फ़ीचर को इन्हेंस कर देगा, एक गुण को बढ़ा देगा, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब तक हमने जाना कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद में सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। चलिए दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इन दोनों में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनका मेन कार्य क्या होता है कंप्यूटर में यूज करने का। यही हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये डिज़ाइन करे जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लगे हुए हैं इनको संचालित करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा आपने पढ़ी पीछे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनका निर्माण किया जाता है यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि यूज़र की डिमांड्स को पूरा करने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट और कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के वातावरण के बारे में, या कहें तो इन दोनों के इंटरफेस के बारे में, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कैसे इंटरफेस पर कार्य करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे इंटरफेस पर कार्य करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने के लिए, कंप्यूटर पर रन होने के लिए पहले जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो अपना इंटरफेस खुद तैयार करते हैं, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो खुद के बनाए गए इंटरफेस पर रह करके कार्य करते हैं, उनका खुद का एक इंटरफेस होता है, उसी पर वो कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका खुद का कोई इंटरफेस होता नहीं है, और वो जब रन होते हैं तो वो आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के ऊपर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद का इंटरफेस क्रिएट करता है, बनाता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बनाए गए इंटरफेस पर आकर के कार्य करते हैं, उनका खुद का कोई इंटरफेस नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का खुद का एक इंटरफेस होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बनाए गए इंटरफेस पर कार्य करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा डिफरेंस है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है कि एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता, ये कब तक क्रियान्वित होते हैं, कब तक एक्टिवेट रहते हैं, कब बंद हो जाते हैं, कब चालू होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के चालू होने से कंप्यूटर के प्रॉपर बंद हो जाने तक कार्य करते रहते हैं। मतलब जैसे ही आप सीपीयू का पावर बटन दबाते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो स्टार्ट हो जाता है, काम करना चालू कर देता है, और जब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपरली बंद नहीं हो जाता, प्रॉपरली शटडाउन नहीं हो जाता, तब तक वो कार्य करते रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़र अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता अनुसार चालू बंद कर सकता है। यानी कि यूज़र क्या कर सकता है, जब चाहे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर दे
जब चाहे उसको क्लोज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब तक आप कंप्यूटर को प्रॉपर्ली बंद नहीं कर देते तब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य करता रहेगा, उसको आप बीच में रोक नहीं सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो यूजर रोक सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोई बीच में रोक नहीं सकता। वो तभी बंद होगा जब आप कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इसके अगले डिफरेंस के बारे में, जो कि एक अच्छा सा डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगला डिफरेंस है नंबर्स को लेकर, या कहें तो डाउनलोड्स को लेकर, कि कंप्यूटर के अंदर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितना डाउनलोड कर सकते हो और कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप कितना डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं लगभग कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप नया कंप्यूटर खरीद कर घर ले आइए, या फिर आप मार्केट से कोई लैपटॉप खरीद कर घर लाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो लगभग पहले से वहाँ पर डाउनलोड आपको मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनको आप कम मात्रा में डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये लगभग ऑलरेडी इंस्टॉल पहले से रहते हैं। क्योंकि अगर ये इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, कंप्यूटर आपका कार्य ही नहीं करेगा। तो जब कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो लगभग पहले से इंस्टॉल होते हैं, प्री इंस्टॉल होते हैं, उनको आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ती है, और उनको यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार डाउनलोड कर सकता है। उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, यूजर जितने चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डाउनलोड्स में एक और बड़ा पॉइंट होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा कर दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दें, या कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपने डिलीट कर दिया और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज़्यादा डाउनलोड कर लिया, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, तो भैया आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर पर जितने हार्डवेयर लगे होते हैं उनका खुद का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर आप ऐसे में छेड़खानी कर देते हैं और उनका सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको डिलीट कर देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के चक्कर में, तो अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को गलती से डिलीट कर देते हैं तो ऐसे में खतरा है कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, या उसकी डिस्प्ले करप्ट हो जाएगी, या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप डिलीट नहीं करते हैं। अगर आपको डिलीट ही करना है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर आप डिलीट करेंगे तो ऐसे में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो सकता है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिनके बारे में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो को प्ले करा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूजफुल सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को, हर एक कंप्यूटर के स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है लिंकर और लोडर। आपको पता होना चाहिए लिंकर और लोडर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलिए जानते हैं लिंकर और लोडर क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लिंकर सॉफ्टवेयर के बारे में, तो लिंकर और लोडर ये दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। तो दोस्तों इन सॉफ्टवेयर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लिंकर और लोडर है ये किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरीके की कार्य कर सकता है। तो जो लिंकर और लोडर सॉफ्टवेयर होता है ये दोस्तों हमारा सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम डेवलपमेंट। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर की सहायता से नए सॉफ्टवेयरों का निर्माण कर देता है। तो उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि लिंकर और लोडर क्या होता है। तो दोस्तों लिंकर और लोडर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंकर क्या होता है, फिर बात करते हैं लोडर क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी कंप्यूटर यूजर जब कंप्यूटर पर अपना कोड लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, तो उस कोड को आपको पता है उस कोड को हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। अब प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल कराया जाता है, उसको रन कराया जाता है। तो रन करने के लिए उस सोर्स कोड को कंपाइलर के पास भेजता है, कंपाइलर क्या करता है उसको कंपाइल करता है। तो जब सोर्स कोड कंपाइलर के पास आता है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सोर्स कोड को कंपाइलर को इनपुट कर दिया जाता है। अब कंपाइलर उसमें प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देता है। तो सोर्स कोड इनपुट लेता है और आउटपुट में ऑब्जेक्ट कोड देता है।
तो यूजर ने जो सोर्स कोड कंपाइलर को इनपुट किया था, कंपाइलर उसमें प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कोड की फाइल, इसके साथ में कंप्यूटर में और भी कुछ एडिशनल फाइल्स होते हैं और इसके अलावा कुछ हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे कि studio.h है या इसके अलावा iostream.h है, conio.h है, math.h है। तो बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ हेडर फाइल्स होते हैं, इसके अलावा कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, एडिशनल फाइल्स होते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। तो ये काफ़ी तरीके की फाइल्स हो जाती हैं, इन सभी फाइल्स को आपस में लिंक कर देता है लिंकर का नाम ही होता है लिंकर, यानी कि लिंक करने वाला, जोड़ने वाला। तो लिंकर क्या करता है, इन सभी फाइल्स को आपस में जोड़ देता है और जोड़ने के बाद एक नई फाइल का निर्माण कर देता है और उस फाइल को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो दोस्तों लिंकर क्या होता है, लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एडिशनल फाइल, ऑब्जेक्ट कोड, इसके अलावा कुछ हेडर फाइल्स को आपस में कंबाइन करके एक नए एग्जीक्यूटेबल फाइल का निर्माण करने का कार्य करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं लोडर क्या होता है। तो दोस्तों लोडर भी एक प्रोग्राम होता है। अब लिंकर के बारे में आपको पता है कि लिंकर एग्जीक्यूटेबल फाइल का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोडर क्या करता है, लोडर उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है और उसको वहीं से रन करने का कार्य भी करता है। तो लोडर का सिंपल सा कार्य होता है कि लोडर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंकर ने बनाई है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ले जाए और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दे और जब उसको रन करना होता है तो वही का सारा लोडर का होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना और उसको रन करने का कार्य लोडर का होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिंकर और लोडर को अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था लिंकर और लोडर के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस पर चले जाना, वहाँ आप वीडियो को देखना। वहाँ पर मैंने आपको होटल वेटर वाला एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप लिंकर और लोडर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले सॉफ्टवेयर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और ये भी एक सिस्टम डेवलपमेंट कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है भाषा अनुवादक प्रोग्राम। भाषा अनुवादक प्रोग्राम क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों भाषा अनुवादक प्रोग्राम को हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी कोड को किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि जो कोड हम लोग लिखते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, तो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम लोग आसानी से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप अगर स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो आपने कभी कुछ ऐसे वर्ड देखे होंगे जिनकी आपको हिंदी या फिर अंग्रेजी नहीं पता होती। तो आप क्या करते हो, गूगल पर जाते हो, ट्रांसलेटर ओपन करते हो और वहाँ पर वर्ड टाइप करते हो और फिर आप ट्रांसलेट कर देते हो उसको। जैसे हिंदी का वर्ड है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, या फिर इंग्लिश का वर्ड है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेट करने का कार्य होता है, जो हिंदी से इंग्लिश में बदलना, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, ये कार्य ट्रांसलेटर प्रोग्राम का होता है। यानी कि ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है जो एक वर्ड को किसी दूसरी भाषा में या दूसरी भाषा के वर्ड को किसी अपनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ऐसे प्रोग्राम को कंप्यूटर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम यानी कि भाषा अनुवादक प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी एक कोड को किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करने के लिए, या बोल सकते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को किसी दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा के कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और हमारे कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम 3 तरीके के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों कंप्यूटर में भाषा अनुवादक प्रोग्रामों को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में मशीनी भाषा क्या होती है, प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं, निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं। तो चलिए पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में मशीनी भाषा क्या होती है। तो आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि कंप्यूटर हमारा 0-1 के बेसिस पर कार्य करता है। 0-1 जिसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी संख्या बोलते हैं, तो उसके आधार पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो डिजिटल सिग्नल के बेसिस पर कार्य करता है। डिजिटल सिग्नल को हम लोग 0-1 बोलते हैं। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए जो 0-1 होता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में पल्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बाइनरी नंबर को कंप्यूटर की भाषा में या प्रोग्रामिंग भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में 0 और 1 को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं कि मशीनी लैंग्वेज क्या होती है। तो मशीनी लैंग्वेज वही 0-1 होता है, यानी कि कोड को 0-1 में कन्वर्ट करने का मतलब है कि कोड को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना।
इसके बाद बात करते हैं कि उच्च स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं। फिर उच्च स्तरीय भाषाओं को अंग्रेजी में हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको पता है मशीनी लैंग्वेज जो होती है 0-1, तो कोई अगर 0-1 में प्रोग्रामिंग करेगा तो सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान होता है। और अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे हमारी C++ लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, HTML है, तो इन प्रोग्रामिंग भाषाओं को हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इसके बाद बात करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में। तो अगर बात करें लो लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे लिस्प है, कोबोल है, फोर्ट्रैन है, असेंबली है, ये जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं इनके अंदर प्रोग्राम को लिखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसके अंदर अब जैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आप इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड आपको थोड़े समझ में आ जाते हैं। और जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है उसमें आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस दी जाते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं उनका यूज करना पड़ता है, तो वहाँ पर कोड को लिखना थोड़ा कठिन होता है एज कम्पेयर टू हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अच्छा, तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान होता है, लो लेवल के अंदर प्रोग्राम लिखना थोड़ा कठिन होता है, और इनको समझना भी आसान और कठिन सिमिलर होता है। हाई लेवल को आप आसानी से समझ सकते हैं और लो लेवल को समझना थोड़ा कठिन होता है। और अगर बात करें मशीनी भाषा की, तो उसको समझना तो भैया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें आपको 2 ही डिजिट दिखाई देते हैं, 0-1। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के टाइप्स के बारे में। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के 3 टाइप होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो चलिए बात करते हैं असेंबलर क्या होता है। तो दोस्तों, असेंबलर एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर प्रोग्राम को समझना बेशक डिफिकल्ट होता है, तो इसमें जो प्रोग्राम यूजर लिखता है उस प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा असेंबलर करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कंपाइलर क्या होता है। तो दोस्तों, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हाई लेवल का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आप C++ है, जावा है, HTML है, पाइथन है, तो इनके अंदर हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उन प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है। वेल, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम ही होता है, इनमें एक एक कार्य अलग होता है, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन जान लेते हैं कि इंटरप्रेटर क्या करता है। तो अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो दोस्तों इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कार्य यहाँ तक तो सेम रहता है, लेकिन इन दोनों में एक स्पेशल कार्य भी होता है। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो कंपाइलर होता है ये कैसे कार्य करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ में स्कैन करने का कार्य करता है। पूरे प्रोग्राम को एक साथ में स्कैन करता है और फिर उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब पूरे प्रोग्राम को एक साथ में स्कैन करने का सिंपल सा मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम के अंदर 15-16 लाइंस लिखी हुई हैं, तो अब कंपाइलर को आप जैसे ही कंपाइल करते हो अपने प्रोग्राम को, तो यहाँ पर जो 15 लाइन लिखी हुई हैं इन सभी को वो एक साथ में रीड कर देगा पूरा, और उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके कोड के अंदर 15 लाइनें लिखी हुई हैं, तो ऐसे में इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को बारी बारी से स्कैन करेगा, फिर उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर बारी बारी से स्कैन करने का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके प्रोग्राम के अंदर 15 लाइनें हैं, तो पहले पहली लाइन को स्कैन करेगा, अगर सही है तो उसे मशीनी में कन्वर्ट करेगा, दूसरी को स्कैन करेगा, सही है तो उसे मशीनी में कन्वर्ट करेगा, तीसरी लाइन सही है तो उसे मशीनी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर चौथी लाइन गलत है या फिर कुछ प्रोग्राम में कोई गलती आ गई चौथी लाइन में, तो वो प्रोग्राम को वहीं पर स्कैन करना रोक देगा और यूज़र को पहले एक मैसेज करेगा कि भाई आपके इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर आई है, पहले आप उसको सही करिए, तब हम आगे से प्रोग्राम को स्कैन करेंगे। तो अब जब यूज़र के पास मैसेज आता है कि प्रोग्राम में गलती है, तो पहले यूज़र उस गलती को सुधारता है, उसके बाद उसको दोबारा से कंपाइल करता है या कहते तो उसको रन करता है। तो रन करता है, तो अगर गलती सुधर जाती है तो वो प्रोग्राम आगे से उसको स्कैन कर देता है, रीड करके कन्वर्ट करता है, और अगर गलती नहीं होती तो फिर से वो मैसेज करता है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर कार्य करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी हमने जो पढ़ा लिंकर और लोडर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ये हमारे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, फिर बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, और अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में,
तो यहाँ पर सबसे फेमस एग्जांपल आता है जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एग्जांपल है, आपने इसको इस्तेमाल किया होगा। इसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, आउटलुक आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर पूरा पैकेज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि यूज़र अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकता है और इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करे जाते हैं जो यूज़र के कार्यों को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे कंप्यूटर में अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भर भर कर आपको मिल जाएंगे आपके कंप्यूटर के अंदर। इतने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं कि अगर आप हर एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। फिलहाल दोस्तों मैं आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, लेकिन वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इसके बाद जो आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भर भर के हैं और कल के वीडियो में मैंने आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत डीपली जानकारी दी थी। आपको मैंने उसमें 10-15 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताए हुए थे, जहाँ पर मैंने बात करी थी कि एंटीवायरस क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो हमारा स्कैनर होता है, क्लीनर होता है, रजिस्ट्री क्लीनर होता है, फाइल मैनेजर होता है, इसके अलावा बैकअप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे कंप्यूटर में डिस्क पार्टीशन क्या होता है, डेटा कंप्रेसर क्या होता है, इसके अलावा सिस्टम प्रोफाइलर क्या होता है, डिस्क पार्टीशन क्या होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखिएगा, रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, एक बार ज़रूर से देखिएगा उसको। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको और फिलहाल यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में बताने लायक कुछ बचा नहीं है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर से रिलेटेड या आज की टेक्नोलॉजी और आज के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेट से कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वायरस हो सकता है। तो पहले आप उसको एंटीवायरस का इस्तेमाल करके उसको एक बार स्कैन जरूर कर लें, ताकि आपके कंप्यूटर पर बाद में कोई इशू ना आए, बाद में कोई खतरा ना हो। क्योंकि दोस्तों आजकल इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके अंदर कुछ मैलिशियस कोड रहता है और उसका इस्तेमाल करने से या उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेने से क्या होता है कि आप जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जो मैलिशियस कोड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपके फाइल्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है, आपके कंप्यूटर को करप्ट कर देता है और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं, सॉफ्टोनिक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना, जिनको यूज़ करना चाहते हो। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉफ्टवेयर और गेम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो या फिर आप कंप्यूटर की स्टूडेंट हो या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया जाता है। इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया जाता है। इंटरनेट से जो फाइल आप डाउनलोड करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सेटअप। ध्यान रखिएगा, उसको फाइल को हम लोग बोलते हैं सेटअप। और वो सेटअप क्या होता है? सेटअप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ऐसी फाइल जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको हम रन कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं उसको आप ओपन करते हो, वो पैकेज होता है, उसमें पैकेज निकलता है सॉफ्टवेयर का, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हो, तब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इंटरनेट से आप डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर लेते हो, वहाँ से आप सिर्फ पैकेज डाउनलोड करते हो, उसका सेटअप डाउनलोड करते हो। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आज के टाइम पर हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर के अंदर आप जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो, तो आप जब कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको आइकन दिखाई देते हैं, जो आपको एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं, उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप जब अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो तो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आपको जो आइकन दिखाई देते हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग ऐप बोलते हैं या उनको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है, और कंप्यूटर में ऐप नहीं होता है, कंप्यूटर में वही सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों फिलहाल ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे के चैप्टर्स में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, और आगे अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है।
आपको इस पर कंप्यूटर साइंस इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, तो उस पर विजिट जरूर करना। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।